हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने कल बताया है कि आज का मेरा टॉपिक ख़त्म होगा, कल से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और आज वही दिन है जब न्यूमेरिकल बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा और आप एक एक बात को समझते रहिएगा। क्वेश्चन ए टू जेड आते रहेंगे और हम आते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पहले समझेंगे कि एक नाभिक में अर्थात न्यूक्लियर में, यह आपका क्या है, न्यूक्लियर है। एक न्यूक्लियर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो 1.6, ये मैं पॉइंट बनाता हूँ, 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁻19 में कूलम। तो उसी प्रकार प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का भी एक होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये आवेश सेम होते हैं, जैसे कि ये माइनस में होता है लेकिन ये कितना आता है, प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में कूलम। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये उदासीन होता है, ये जीरो आवेश होता है। तो हमने अभी क्या, अब हम आते हैं इन्हीं तीनों के द्रव्यमान पर आते हैं। क्या आते हैं, द्रव्यमान पर। द्रव्यमान किस चीज दिखाते हैं, एम से। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 किलो में ग्राम। तो ये आप इसको लर्न करिए, समझिए, ये इसका द्रव्यमान है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जो जितना द्रव्यमान इसका होता है उतना ही द्रव्यमान उदासीन का होता है, जो यहाँ पर न्यूट्रॉन यहाँ पर बना हुआ है। तो 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ देखेंगे इनका जो द्रव्यमान है वो कुछ न कुछ इसका कम है, ये वाला ज़्यादा है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर हम एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता करें तो आपको मैं एक बात बता दूं। मान लीजिए ये आपका एक परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। तो ध्यान से समझिएगा, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर में क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम परमाणु को तोलने जाएंगे, तो ये उड़ रहा है। पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन जो है उड़ रहा है, इसीलिए हम उसकी प्रोटॉन को, वजन को नहीं नापते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान, ध्यान से समझिएगा, परमाणु का द्रव्यमान बराबर, आप बताओगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। क्या बताओगे, प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक ना, ऐसे लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अरे हाँ है ना। तो इससे क्या होता है, ये आप समझोगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम इसमें नहीं जोड़ते हैं क्योंकि परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम लोग इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि उड़ रहा है, ये चारों तरफ उड़ रहा है। जो उड़ रहा है उसे तौल कहाँ पाओगे, पहली बात तो यही चीज़ है। तो हम जब भी इसको नापें, जब भी वजन करेंगे तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे द्रव्यमान का, तो हमें परमाणु द्रव्यमान यहाँ से मिल जाएगा। ये मैंने एक बेसिक फंडामेंटल बताया है, अगर आप ये समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उदासीन। तो यहाँ देखेंगे ये जो है आपका ना, ये आपका द्रव्यमान हो गया। लेकिन अगर आप बात, तो ये आपका हो जाएगा उदासीन। तो यहाँ देखेंगे ये जो है आपका ना, ये आपका द्रव्यमान हो गया। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसका द्रव्यमान और इनके दोनों के द्रव्यमान में संबंध, ठीक है ना। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो है मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन का ये द्रव्यमान है और फिर यहाँ पर मान लीजिए देखा जाए ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अरे हाँ है ना। तो मैं आपसे पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। ये माइनस में 31 लिखे होने के नाते बहुत ज़्यादा कम है। ये 31 मतलब ये माइनस में है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान कम है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है। तो अगर हम बात करें ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये अधिक हो जाएगा। तो हम इन दोनों के बीच में संबंध निकालने जा रहे हैं। तो इसी संबंध से आप कुछ बातें को समझेंगे। यहाँ देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब हम ये करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने का गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाएगा। तो वही संख्या है 1840, जो 1840 न बोल करके बहुत सारे जगहों पर 1900 बोल देते हैं, अब बहुत ऐसे जगहों पर 2000 बोल देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये बहुत बड़ी संख्याओं में ये छोटी छोटी संख्या ली जा रही है। आप ही मुझे बताओ, यहाँ पर ये माइनस में 27 है, ये माइनस में 31 है, तो माइनस में 27 माइनस में 31, इसका मतलब ये पावर पर भी है, तो इसका मतलब 10 को आप 31 बार गुणा करो। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 10 ही बार गुणा करने पर महासंख्या जा रहा है, तो यानी 31 बार गुणा करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी। तो आप वही बात बता रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में 2000 और 1900 का क्या वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर 1840 लिखते हैं, लेकिन मेन तो यही है, 1840 की जगह पर 1900 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ये 2000 लिख देते हैं। तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अर्थात इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में 1840 गुना होता है प्रोटॉनों का द्रव्यमान। यही मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल में आपको बताना चाह रहा था। अगर आप ये बातें समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो दे रखा है, इसको अगर पता लगाया जाए कि इसका खोज किसने किया है, तो एक बात बता दूँ, इसका एक बहुत अच्छे मतलब लगाए हैं सब, मतलब याद करने के तरीका जो लिखे हैं, ईंट पर नाचे। देखिए यहाँ पर ईंट पर नाचे, देखिएगा, ईंट पर नाचे। तो ईंट पर नाचे, ईंट पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, अब पर मतलब होता है ट का मतलब होता है टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे टॉमसन किया है। अब यहाँ पर आते हैं, प का मतलब होता है क्या, परमाणु, मतलब प्रोटॉन, और र का मतलब होता है यहाँ पर ये रदरफोर्ड, यानी परमाणु का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, नौ का मतलब क्या, न्यूट्रॉन, और च का मतलब होता है चैडविक, क्या होता है, चैडविक, यानी चैडविक ने खोज किया है। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जानना, ई का किसने खोज किया है, जे टॉमसन ने खोज किया है। इसका किसने खोज किया है, आप बोलोगे ईंट पर है ना, रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किया है। ये आपका किसने किया, चैडविक ने किया है। किसने किया है, चैडविक ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जितनी बातें हो सकती थी, ये आप लोगों को क्वेश्चन के लायक मैंने यहाँ पर ये समझा दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो सकता है, तो आपके सामने ही दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो सकता है। तो ऑप्शन में पता है ये भी देगा, और यहाँ पर प्लस भी लिख करके ये भी दे देगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती से यहाँ लिख देते हैं, और ऑप्शन को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में क्या बारीकी से ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माइनस में 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19। तो आपको मैं बात बता दूँ, ऑप्शन में यहाँ पर धीरे से प्लस लगा देगा, ऑप्शन में यहाँ पर प्लस लगा देगा, चाहे यहाँ पर प्लस लगा देगा, फिर यहाँ पर माइनस लगा देगा। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम आपको बता दें, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में होता है, अगर ये प्लस में रहेगा तो बहुत ज़्यादा आवेश हो गया, और उतना आवेश हो गया जो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। आप लोग बारीकी से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर का इतना आवेश हो जाएगा तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे विद्युत को। इतना समझ लो, जगह जगह पर आपको झटका लगेगा, आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना आवेश अगर यहाँ प्लस रहेगा, तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी आवेश मौजूद हो जाएगी जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे दैनिक जीवन में घटनाओं को। तो इसीलिए ये बहुत कम है, उसके अनुसार तो जितना में है नम ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, एक मेमोरी बनाने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्युत आवेश का मात्रक है, यहाँ पर देखिए जूल, वोल्ट, कूलाम और एम्पियर दे रखा है। तो सबसे पहले समझिए, एक क्या करा क्वेश्चन, विद्युत आवेश है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है जूल, वोल्ट, कूलाम, इसके बाद एम्पियर। देखिए जूल जो होता है कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक है। जो वोल्ट है आपका ये विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर या वोल्टेज, ठीक है ना। जो कूलाम जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। एम्पियर किसका मात्रक है, वो धारा का मात्रक है। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आवेश का क्या मात्रक है, तो क्या बोलोगे, कूलाम मात्रक है। क्या और भी कुछ हो सकता है आवेश का मात्रक, जरा देखिए ध्यान से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, क्यू बाई में एन ई, ये तो आपको पता है, एन इलेक्ट्रॉनिक संख्या, कोई बात नहीं।
अब क्या होता है आई बराबर में क्यू बाई में टी, ठीक है ना, आई बराबर में क्यू बाई में टी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यू बराबर में आई इंटू में टी। आई का मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा, टी का यहाँ पर सेकेंड होगा। यानी एक बता दो मुझे, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो क्या बोलोगे आप, कूलाम, मतलब आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। बहुत आवेश का मात्रक मिलेंगे आगे, आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको एक यहाँ पर जो मैंने बताया वो भी आप लर्न रखिए, और यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है वो भी आप याद रखिए। तो आवेश का एक और मात्रक क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये आवेश का एक और मात्रक आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकेंड। अरे हाँ है ना, तो यानी एक कूलाम बराबर में 1 एम्पियर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड यहाँ नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं, इतना आपको ये लर्न रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर दे रखा है कि एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। मैंने अभी समझाया है, इलेक्ट्रॉन पर इसका आवेश का मात्रा क्या होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ में कूलाम। अगर प्रोटॉन का पूछ रहा तो मैंने क्या बताऊंगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ में कूलाम। फर्क इतना है कि ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। तो ये आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर दिया एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, लो आ गया। यानी चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो आपको खुद ही पता हो गया, आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का, जो मैंने अभी समझाया है। तो ये कहाँ से आया है मैं आपको समझा दिया हूँ, ये आया है आपका, समझ लीजिएगा, Q बराबर होता है आई इंटू में टी, अब फार्मूला होता है आई बराबर में क्यू बाई में टी। तो यहाँ से देखोगे आई धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो फिर यहाँ से Q बराबर में आई इंटू में टी, जो इसका मात्रक है एम्पियर, और समय का मात्रक है टी सेकेंड। यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा। क्यू किसका संकेत है, आवेश का संकेत है। अरे हाँ है ना, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, समझने की कोशिश करिएगा। किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों से प्रवाहित होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, समझने का आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसा परमाणु है, यहाँ पर कोई परमाणु है जो यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका ये सभी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ दे बाहर निकल जाता है, जो अपने कक्षाओं से बाहर निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ है ना, फ्री का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तनी इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा पाएगा धारा। यानी धारा प्रवाह होने के लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यानी किसी भी चालक में जब ऊष्मा का प्रवाहित हो, ध्यान से समझिएगा, ऊष्मा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बिजली का जाना मतलब धारा का जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चालक ले जाता है अंदर अंदर उस गर्मियों को ले जाना, इसे कौन काम करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा को ले जाता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो धारा नहीं जा पाएगा आगे की तरफ। तो इसका मतलब कि देखो, पहली बात तो हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन हर पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर प्लास्टिक है, तो इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब रहता तो इसको भी हम चालक बोल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही आपको समझाना बहुत ज़रूरत है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो हम बिना कपड़ा लगाए हम इसे पकड़ के गर्म कर सकते हैं, हम इसे जला सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ यहाँ से गर्म नहीं होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर मेरे पास छड़ रहेगा, लोहा रहेगा, तो जब हम इसे गर्म करने जाएंगे तो मेरा हाथ भी कुछ देर के बाद गर्म होने लगेगा। कारण क्या है कि यहाँ से जो गर्म हो रही थी उसको यहाँ से गर्मी हमारे हाथ तक ले जाने के लिए कौन काम किया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही धारा ही काम करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब धारा जाती है तो कौन ले जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हर चालकों में होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसी पदार्थ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन न पाया जाए। चालकों में, अचालकों में, अर्धचालकों में सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। देखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं जो ऊष्मा को, धारा को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा पाए, ये नहीं पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। अब आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं जो अपनी कक्षाओं को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो प्लास्टिक में अपना कक्षा जो परमाणु होते हैं, वो सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना कक्षा छोड़ करके बाहर नहीं जाता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे वो केवल इलेक्ट्रॉन ही है, अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। ये वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक ही एम्पीयर होता है। एसआई मात्रक कहाँ ढूंढने जाओगे? अगर आपसे कोई और पूछे कि वैद्युत धारा का मतलब मात्रक और भी कुछ हो सकता है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैं समझाया था I बराबर में Q बाई में T होता है। Q का मात्रक कूलाम होता है, T का मात्रक यहाँ पर सेकेंड होता है। यानी कूलाम पर सेकेंड किसका है? इसका मतलब क्या है? ये धारा का ही तो मात्रक है। एक धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। इसका मतलब एक एम्पीयर बराबर एक कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपको लर्न रखना है, समझना है। इसका मतलब एम्पीयर बराबर क्या होता है? एम्पीयर का किसका मात्रक है? आपका धारा का मात्रक है। लेकिन कूलाम पर सेकंड भी किसका मात्रक है? वो भी धारा का ही मात्रक है। तो एक एम्पीयर बराबर एक कूलाम एक पर सेकंड होता है। ये आप बारीकी से समझिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1.0 माइक्रो एम्पीयर की वैद्युत धारा का मान मतलब याद करना चाहे देखना है। यहाँ पर दे रखा माइक्रो एम्पीयर, यानी 1.0 इंटू में माइक्रो एम्पीयर। अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो एम्पीयर। माइक्रो किससे दिखाते हैं? ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा एम्पीयर, यानी ये आपका माइक्रो एम्पीयर है। तो एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है। ये आपको अच्छा से समझना है। यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू में 0 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पीयर। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक का मतलब ये एक है ना, जब 0 पॉइंट यहाँ पे एक ही तो कहा आएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे फिर यही आएगा। इसका मतलब 10⁻⁻6 एम्पीयर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये जानना चाह रहा है ना कि बालक एम्पीयर का मतलब जान रहा है कि नहीं? तो एम्पीयर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। बस वही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। एक वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है? 1 एम्पीयर। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो इसमें कह रहा है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अच्छी बात है। तो अगर कोई तार है, मान लीजिए कोई तार है और उसमें 1 एम्पीयर की धारा आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 एम्पीयर की धारा इसमें आराम से जा रही है। अब इसमें यही पूछ सकता है कि 1 सेकंड बीता मान लीजिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 1 सेकंड बीता कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी गई है, तभी तो 1 एम्पीयर बोलेंगे। तो हम यहाँ पर समझने वाली बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपको पता होगा कि Q यहाँ पर देखिएगा, I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है आपका Q बाई में T, होता नहीं होता है? I बराबर में Q बाई में T। लेकिन आप ये भी जानते हैं Q बराबर में क्या होता है? N इंटू में E, होता नहीं होता है? तो आप इसी Q की जगह पर आप क्या रख देंगे? NE बट्टे में T। आपका देखो यहाँ पर धारा दे रखा है, धारा का मान कितना दे रखा है? 1 एम्पीयर। I बराबर में 1 एम्पीयर। फिर यहाँ पर समय कितना दे रखा है? T बराबर में 1 सेकंड। अरे हाँ है ना। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है? N बराबर में क्या पर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? मतलब यहाँ पे हो गया आपका 1। हाँ, ई का आपको मान तो पता ही है। ई का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही होता है ना। तो आप इसको माइनस में, वैसे कोई संख्या लिखा रहे हो ना, कोई बात नहीं है, तो आप इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवेश रख दोगे। ठीक है, तो अब देखोगे, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर सभी माइनस में रखो मान को। तो 1 का मतलब यहाँ पर I का मतलब 1 एम्पीयर बराबर, N का मतलब यहाँ पर मान पूछ रहा है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और T का मान 1 सेकंड। 1 सेकंड का गुणा इसमें आप करोगे तो 1 ही सेकंड आएगा, इसमें भाग देना है। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। 1 का गुणा इसमें करोगे 1 बराबर हो जाएगा, फिर N गुणे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
फिर क्या करोगे, इसको नीचे करोगे, नीचे आ जाएगा ना, भाग होगा तो यहाँ पर गुणा है, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब n बराबर में, इसको उधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1/में 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 इक्वल टू में। अब इसको आप सॉल्व करो, इसका मतलब ये होगा, आप देखोगे 1/में 1.6 इंटू 10 पर पावर -19। इसको बारीकी से समझो, ये कंसेप्ट है, अगर आप समझोगे तो भाई देखिए ये सबका मैंने बात पहले ही बता रखा है, ठीक है। यहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ इसको आप ऊपर करिए, जैसे माइनस है, ये माइनस में 19 है, इसके ऊपर करेंगे प्लस में 19 हो जाएगा। 1 गुणे में यहाँ हो जाएगा प्लस में 19, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 1.6। अब देखोगे दशमलव, यहाँ पर देखो पहली बात, यहाँ पर 18 19 बार 10 है, एक बार 10 को बाहर निकाल लो काम करने के लिए, भाई भाग देना है, किससे भाग दोगे, 1 मिनट भाग दोगे, तो एक बार 10 को बाहर निकाल लो, भाग देना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 गुणे में एक बार कम हो गया, 18 बार बच गया, नीचे हो जाएगा 1.6। अब आप देखोगे यहाँ पर दशमलव लगा हुआ एक अंक के बाद, यहाँ पर क्या करो, दोनों ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, तो जैसे 10 का गुणा करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर हो जाएगा 18, नीचे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे काटो, 2 से काटो 50, 2 से काटोगे यहाँ पर 50, यहाँ पर काट दोगे तो आपका हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा ना। फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटोगे तो आपका हो जाएगा 25। अरे हाँ है ना, यानी यहाँ पर दे रखा है 25/4 गुणे में 10 पर पावर में 18। बाबू जब इसको भाग दोगे ना तो 6.25 गुणे में 10 पर पावर 18 आ जाएगा। यानी इसका जो मान आया है, आपको मैं फिर से बता दूं, इसका जो मान आया है n बराबर 6.25 गुणे में 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अच्छी बात यहाँ ये है ना कि आपको जो है ये याद होनी चाहिए, कि अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। अब उसे गलती से कभी यहाँ माइनस मत लिख देना, क्योंकि ये संख्या है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये गिनना नामुमकिन है, बस सॉल्यूशन में है, ये बहुत ज़्यादा संख्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यानी इस संख्या जब 1 सेकेंड जब बीत जाता है तो इसमें 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से, इस लाइन से चली जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव की मान की गणना करना है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको समझाया था, मैं आपसे यही समझाया था कि अगर ये आपका अनंत है, ये आपका अनंत से यहाँ पर कोई आवेश है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इसको लाने में एक बिंदु तक यहाँ पर कोई बिंदु ए है, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, और किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ का जो बैरिड विभव है, बैरिड विभव V बराबर आपको ज्ञात करना है। तो V कहाँ का ज्ञात करना है, ए का, मतलब ए वाले बिंदु का। इसलिए आप बोलोगे किस पर काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर, अर्थात ये आवेश है ना, ये आवेश मान लो, मैं आपको ये ई भी लिख सकते थे, वो सही है। तो यहाँ पर एक आवेश है, तो मतलब आवेश पर W कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, V बराबर में ये हो जाएगा आपका ये। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, जब आप थोड़े से एडवांस में पढ़ोगे ना तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही दिखा देता है, अर्थात ये कह देता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गया है E, और यहाँ पर एक आवेश पर लगने वाला बल F ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, E बराबर में F बाई में Q पर भी ये भी सवाल लगेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला बल है, ये क्या है, बल है, ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझाया जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर एकदम सेम वही बात है, एकदम से सेम वही बात है। मतलब बात किया जाए E बराबर में अब F बट्टे में Q, इसी की जगह पर बात किया जाए V बराबर में W बट्टे में Q। तो यहाँ पर F जो है कार्य पर दिखा रहा है, यहाँ पर जो E है विभव पर दिखा रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर ये विभव है, और तीव्रता भी क्या है, एक घनत्व है, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये भी एक दबाव ही है, वो भी एक बल ही है, वो भी एक घनत्व ही है, सेम वहाँ पर बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर 64 जूल का कार्य कर रहा है, 64 जूल का कार्य कर रहा है, लेकिन इस आवेश के जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है, और वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पर पावर -90 कूलम आप समझ ही रहे हैं। तो यही मनवा यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर विभव का मान निकल जाएगा। जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा,
तो मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि आपके पास ये दिया गया W बराबर में 64 जूल, और यहाँ पर दे रखा है एक आवेश, आवेश में एक इलेक्ट्रॉन ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। फिर यहाँ पर हमको याद करना है विभव, अर्थात क्या याद करना है विभव, जिसे विभव कहाँ का भी ए बिंदु का हमको याद करना है। तो विभव ए बिंदु का बराबर क्या होता है W बट्टे में Q, इसका मतलब W बट्टे में E, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 64 बट्टे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अरे हाँ है ना, तो -19 को ऊपर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 64 गुणे में, यहाँ हो जाएगा 19, फिर बट्टे में नीचे हो जाएगा 16। अरे हाँ है ना, आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे जैसे 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और ये बन जाएगा एक बार इसको आवेश बढ़ जाएगा, 19 बार यहाँ पर 20 बार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64 गुणे में 10 पर पावर में 20, और नीचे हो जाएगा आपके पास ये 16, 16 गुना 32, 43, 16 को 64, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 4 गुणे में 10 पर पावर में 20 वोल्ट। 4 गुणे में 10 पर पावर में 20, यानी यहाँ पर जो मान आया है, यहाँ पर जो मान आया है 4 गुणे में 10 पर पावर में 20 वोल्ट। ये मात्रा जरूर लिखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट है। ठीक है, जब आप थोड़ी सी एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो इसी के जगहों पर, इसी फार्मूला के जगहों पर आप देखेंगे E बराबर में F बट्टे में Q आ जाएगा, बड़ी छोटी की तीव्रता, लगने वाला बल, आवेश। यहाँ पर क्या है, कार्य है, आवेश है, विभव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ये सेम रिएक्शन है, सेम अभिक्रिया है, ये सेम ही है। अगर आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे तो आप ये बात पूरी तरह से समझ जाएंगे। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर एक अच्छी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा की मान की गणना करना। तार में व्यय, भाई चालक में ही तो प्रवाहित की जा रही है, तार में ही तो प्रवाहित की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मान दे रखा पहले वो लिख नोट करिए। यहाँ पर दे रखा I बराबर में 2 एम्पीयर, और क्या दे रखा यहाँ पर ये वोल्टेज V बराबर में 10 वोल्ट, और क्या दे रखा है समय T बराबर में 1 मिनट है, कितना है सॉरी, हाँ 1 मिनट है, अर्थात 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, यहाँ पर इसका मतलब 1 मिनट दे रखा है, तो मैंने क्या रखा है 60 सेकेंड। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कार्य, अर्थात ये क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है, व्यय ऊर्जा कार्य यही पूछ रहा है। तो मैं आपको बात बता दूं, आपको याद होगा W बराबर में P गुणे में T, भाई आपको पता है कार्य बराबर में शक्ति गुणे समय, कार्य बराबर में शक्ति गुणे समय, तो कार्य बराबर में PIT, मतलब ये VI फिर इंटू में T। अरे हाँ है ना, तो चलिए मैं इंटू हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ VI इंटू में यहाँ पर जाएगा T। भाई कैसे, P बराबर में VI तो होता है, तो मैंने P की जगह पर क्या रख दिया, VI रख दिया, बाकी सब मान तो रख दो यहाँ पर। ये तो V का मान कितना है बताओ, V का मान है 10, T का मान, I का मान कितना है 2, T का मान कितना है 60, गुणा कर दो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, डबल जीरो लगा दो, इतना जूल हो जाएगा आपका ये काम, इतना जूल आपका हो जाएगा ऊर्जा अर्थात कार्य। यानी ये हो जाएगा, ये जो चालक है, जो तार है, वो 1200 जूल का कार्य करेगा, 1200 जूल का ये कार्य करेगा। आप मात्रक जरूर लिखिएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आपको काट देगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे तमाम टीचरों भी हैं यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। मैं आपसे इतना बता दूं कि जो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताई जा रही है, मैं हर बच्चों की कमियां समझते हैं, हर बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं, और उसी के अनुसार हम पढ़ाते हैं। जब भी हम कभी भी क्लास 11वीं में थे या क्लास 9th में थे या 10th में थे, या अर्थात जो लो लेवल में जब हम क्लास कर रहे थे, तो इतना कोई परफेक्टली कोई समझाता भी नहीं था। लेकिन अब हम आज के समय की हम बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अब बहुत अच्छे समय और बहुत अच्छे जगहों पर हो, आप आराम से यहाँ पर समझो, एक एक बात आपको यहाँ पर ही बताई जा रही है। हम इतने जब हम छोटे थे, हमको कोई तरह से पढ़ाई नहीं था, तो जब हम इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई किए तब हमारे पास इतना नॉलेज ये सब प्राप्त हुआ था। तो हम देखेंगे यहाँ पर आगे तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है। अच्छी बात है, यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं यहाँ पर चीरे चीरे सब कुछ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका है क्या। तो यहाँ पर देखिए ई, और यहाँ पर है आपका ये वोल्ट, अर्थात ई और ये भी यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे और ई यहाँ पर छोटा में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको बारीकी से समझेंगे ये आ कहाँ से गया। चलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों बुला रहे हैं इसको, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि एक होता है V बराबर में W बट्टे में
क्यू, मतलब ये V बराबर में W बट्टे में Q, अर्थात इतने आवेश पर किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अब आप देखोगे क्या आप लोग यहाँ पर कि अगर हम एक आवेश रख दें, इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम एक इलेक्ट्रॉन रख दें, आवेश की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रख दें, तो W बट्टे में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो आप इसको इधर कर दीजिए, जैसे इसको इधर कर देंगे तो E हो जाएगा V बराबर में W। अर्थात आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या है, एक कार्य, अर्थात कार्य के बराबर है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप बोलोगे कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो मैंने यहाँ पर समझाया है कि ये कार्य से संबंध रख रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य का क्या क्या मात्रक बताओगे, तो आप क्या बताओगे, जूल भी बताओगे, और क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट भी बताओगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक कार्य के मतलब मात्रक है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्थात कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक जूल होता है, आपको ये बात समझना है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, ये आपको बहुत बारीकी से समझना है। चलिए हम लोग यहाँ पर बारीकी से समझाते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फिर से किया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, जो मैंने जैसे अभी भी कहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी और जूल भी दोनों भी क्या है, कार्य का मात्रक है, दोनों भी क्या है, कार्य का मात्रक है। लेकिन यहाँ सवाल यहाँ ये उठता है कि दोनों जब कार्य का मात्रक है तो कितने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, ये आपको बहुत बारीकी से समझना है। तो अब चलिए यहीं पर इसका आंसर मिल जाता है। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर दे रखा है V बराबर में W बट्टे में E, बताया नहीं बताया है। आप इसको इधर करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, आपको पता है कि इतना आवेश होता है। तो आप इसको इधर करोगे, जैसे इसको आप इधर करोगे तो यहाँ पर V बराबर में 1 वोल्ट रख दोगे, क्या रख दोगे, 1 वोल्ट। इसका मतलब ये होगा कि जैसे इसको इधर करोगे तो इसका मतलब ये होगा, हम क्या करें, इसको जैसे इधर अगर करेंगे, इस मान को समझने चाहेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया एक वोल्ट मैंने W बराबर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर रखोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो 1.6 × 10⁻19, और इसका मान यहाँ पर रखोगे 1, इसका मतलब गुणा करने पर 1.6 × 10⁻19, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1 जूल में, सॉरी ये जूल में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपका हो जाएगा जूल। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट करके यहाँ रख रहे हैं ना, तो इतना जूल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये बातें थोड़ी सी अभी नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बैक कर लो, पीछे करके आराम से फिर देखोगे। A to Z मैं बताया हूँ, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, एक एक बात आराम से समझिए। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे ये जूल का मात्रक अर्थात कार्य का मात्रक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम जूल के बराबर होता है। फिर से सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर ये मान को लिखा हुआ है, ठीक है ना। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻19 यहाँ पर ये जूल होता है। अगला जो यहाँ पर ये प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है या समझना है। हम सभी जानते हैं कि जो आपका ये प्रतिरोध होता है R, इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लेकिन इसका और भी मात्रक निकालने के लिए आपको पता है V = में IR होता है, तो R बराबर में होता है V बट्टे में I। V का जो मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक यहाँ पर ये एम्पियर होता है, लेकिन ये प्रति में है। इसका मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर इज इक्वल टू में 1 में ओम। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अर्थात 1 ओम बराबर में 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, या 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ये आप समझ गए होंगे। यानी आप फिर से समझ लीजिए कि ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। आप वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, वही प्रतिरोध का ही मात्रक है। ठीक है, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसके पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर अच्छे अच्छे कंसेप्ट है यहाँ पर बताया जा रहा है, और आप इसे शेयर जरूर करिए। और जो है सब्सक्राइब, सबसे पहले बात है सब्सक्राइब करके ही आप इसको पढ़िए और इसको आगे तरफ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और आप जरूरी है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ जो है कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।